आज का पहला टॉपिक अगले कुछ महीनों तक बड़ी चर्चा रहेगी। इस रूप में भी चर्चा इसकी शुरू हो गई। चाहे कोई एग्जाम आप दे रहे हो, आईएएस का, पीसीएस का, एआरओ वगैरह, आरओ वगैरह का, जो कि चाहे वो आयोग कराए चाहे हाई कोर्ट का, और बाकी प्री में भी कुछ क्वेश्चन उसी तरीके से समझ गए होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, तो पूरी तरीके से आपका टॉपिक ये बहुत विचार विमर्श पर होना चाहिए। ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा कि लगे बस व्हाट्सएप पढ़ा और उत्तर लिख डाला। इसमें क्या क्या पूछेंगे, इसको हम लोग ऐसे के उद्देश्य से आज तैयार करते हैं, तो आपका ऐसे भी तैयार होगा और करंट अफेयर्स का टॉपिक भी तैयार होगा। ऐसे जब लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है लैंग्वेज का। ऐसे की लैंग्वेज जो होती है वो जीएस की लैंग्वेज नहीं होती। जीएस की लैंग्वेज में जानकारी झलकती है, ऐसे की लैंग्वेज में पर्सनालिटी, कैरेक्टर झलकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी शुरुआत। कभी भी सीधे ऐसे की शुरुआत नहीं की जाती, सीधे सीधे अपनी बात कहनी शुरू कर दी। एक अच्छा सा पैराग्राफ बनाया जाता है जिसमें आपको बताना पड़ता है एक फिलोसॉफिकल वे में कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। तो कोई एक फिलोसॉफिकल, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन से शुरू करेंगे तो अब बहुत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लिंकन साहब की डेफिनेशन बहुत पुरानी है डेमोक्रेसी की, तो थोड़ा किसी और थिंकर से शुरू करिए। एक बार प्लूटो ने कहा था कि जो शासन प्रणाली सबसे अच्छे तरीके से काम करे बस हमें वही अपनानी चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ऐसे वाक्यों से शुरू करते, फिर बताते हैं कि इन परिस्थितियों में भारत ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, और उसके बाद का ये नॉलेज वाला हिस्सा अगले पैराग्राफ से। भारत में 2 बार, अभी मैं लिखा दूंगा लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि 2 एक्ट पारित किए गए जिनके तहत देश के सारे चुनाव कराए जाते हैं। इनको हम लोग आरपीए बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951। लेकिन आप अखबारों में हमेशा इसकी चर्चा सुनेंगे। हिंदी में बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो जब इसकी चर्चा आप सुनेंगे तो ये क्या था, तो थोड़ा सा आपको 2 लाइन में बताना होगा कि 1950 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चीज की गई कि भारत के सारे क्षेत्रों को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया। जैसे आज उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये काम इसके तहत किया गया। लेकिन फिर अब चुनाव कैसे कराए जाएंगे वो सारे के सारे प्रोविजंस इसमें, तो इनका अंतर पहली बात तो मालूम होना चाहिए अगर इस तैयारी कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का रहा कि इसको मेंस में शामिल कर दिया गया है। आईएएस पीसीएस के मेंस, एसएससी और बाकी एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जैसे, उनमें बस इनके विषय में और क्या क्या है इसमें, इतने से ही काम चल जाएगा। उसके बाद फिर असली चीज क्या है, तो आर्टिकल 83(2) और आर्टिकल 172(1), ये तो हर एक को याद होना चाहिए। इसमें चर्चा की गई है 83(2) लोकसभा का टेन्योर 5 साल होगा, और प्री में जो क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कब से होगा ये टेन्योर, फर्स्ट सिटिंग से। आज चुनाव हो गए मान लेते हैं 9 सितंबर को, लेकिन अगर शपथ उनको दिलाई गई 15 को और पहली सिटिंग बुलाई गई 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से टेन्योर शुरू होगा और उस दिन से 5 साल चलेगा। सेम स्थिति लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर का रहता है कि ये टेन्योर होगा आर्टिकल 172(1) के तहत 5 साल। हाँ, अगर कभी किसी कारणवश आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग गई है
तो 1 साल के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये फिर 3 साल तक भंग रह सकती है, अप टू 3 इयर्स। सब दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ये फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम जो लोकसभा के साथ चुनाव कराते हैं, बाकी क्यों अलग अलग कराते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण हुआ। 1952, 57, 62, 67 तक सारे चुनाव साथ साथ ही होते थे और एक दिन में होते थे, एक दिन में। आखिरी बार पूरे देश के सारे लोकसभा चुनाव एक दिन में 5 मार्च 1971 को कराए गए थे। कब न इतना क्रिमिनलाइजेशन हुआ था पॉलिटिक्स का, कितनी फोर्सेस की जरूरत पड़े, और न साथ साथ 9 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जाते थे। अब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उस परिस्थिति में 50 सीट पर एक जगह, फिर 3 दिन बाद अगली 50 सीट पर, ऐसे करते करते 9 चरण में 9 स्टेज में चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन 5 मार्च 71 को क्यों आखिर एक ही दिन करा लिए गए? तब से अब तक की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया, वोटर्स बहुत ज्यादा हो गए, सारी व्यवस्थाएं बहुत बदल गई, ईवीएम वगैरह 1998 से इंट्रोड्यूस हो गई और तमाम चीज, क्रिमिनलाइजेशन हो गया। पहले तो एक जवान से, एक पुलिस का जवान जाके चुनाव करा लेता था एक होमगार्ड की सहायता से। अब ये संभव ही नहीं है बिना पैरामिलिट्री फोर्स के ये दोनों चुनाव आप करा लें। परिस्थितियां बदली हैं, उस अनुरूप ये सारे कदम उठाए गए। लेकिन समस्या पहली बार तब आई जब 1967 में लोकसभा के चुनाव के बाद, विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने के बाद 69 तक तमाम राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब या तो उनको लोकसभा जब तक डिसॉल्व ना हो तब तक डिसॉल्व स्टेज में रखो, तब फिर वो भारत एक यूनियन है जहां राज्यों की अपने लेजिस्लेचर है, उनके अपने अधिकार हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। तो ये यूनियन वाले सिद्धांत के विरुद्ध होगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संघीय व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएगा। ये राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत बड़ा देश है, सबको लेकर चलना पड़ता है। तो 69 में चुनाव करा लिए गए, तो एक क्रम। उसके बाद फिर 71 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर अब अपने आप क्रम अलग होता चला गया। यही स्थिति लगातार बनी हुई है। ये जो बात कही जाती है कि एक साथ चुनाव कराने से जो है पूरा साल चुनाव होते रहते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क। होता क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ एक पक्ष उठाएंगे और लिख डालेंगे, उस पर कोई नंबर नहीं मिलता, क्योंकि पढ़ने वाला अंत होता समझदार ही है जो चेक करके नंबर देगा। तो पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक साथ चुनाव करा लीजिए, फिर अगले 5 साल तक कोई चुनाव की झंझट नहीं। असल में चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो अगर 2 महीने तक चुनाव की प्रक्रिया चली, कोई नया काम घोषित नहीं हो सकता है, कोई नई पॉलिसी घोषित नहीं हो सकती, इस तरीके की चीजें। लेकिन जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वो कुछ तर्क रखते हैं। यूएसए में हर 2 साल पर, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो हर 2 साल पे उसके लिए चुनाव कराते हैं। हर 2 साल पे सीनेट, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे वहां सीनेट, लेकिन वहां सीनेट बहुत ताकतवर होती, तो हर 2 साल पे उसके 1/3 सदस्य बदल जाया करते हैं। तो उस परिस्थिति पे हर 2 साल पे चुनाव करा रहा है, उसका तो विकास बाधित नहीं हो रहा है। तो यहां ऐसे क्यों हो रहा है? अगली चीज, चुनाव से एक डर रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। हर साल 5 राज्यों में अगर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो एक उनके अंदर डर रहता है। ये डर रहता है कहीं जनता नाराज हो, 5 में पलट न दे हम, तो इसलिए थोड़ा सा वो जमीन पे रहती है। आप कल्पना करिए चुनाव के कुछ समय पहले से ही सिलेंडर के रेट घटे, अगर चुनाव 5 साल पे होगा तो स्थिति क्या बन सकती, एक तर्क ये भी सामने जाता है। दूसरा, अगर चुनाव हो रहे हैं तो ये कोई आवश्यक नहीं कि एक छोटे से राज्य में चुनाव हो रहा है तो देश के सारे बड़े बड़े नेता जाके वहीं अपने आप को फोकस कर लें। वो अपने अपने कामों में लग रहे हैं, उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है,
2 महीने बाद वो भी खत्म हो जाएगी, फिर से पूरा समय विकास के लिए बचता है। लेकिन अगर अब नगर निगम के भी चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी सारी मशीनरी लगी पड़ी है, सारे बड़े बड़े नेता लगे पड़े, कब तो फिर आप पूरे साल सिर्फ चुनाव में ही रह जाएंगे। तो लोकतंत्र समर्थकों का ये तर्क रहता है। अच्छा, मान लेते हैं अगर हमने अमेंडमेंट किया तो कहां कहां अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इसमें कुछ नई चीजें रखनी पड़ेंगी। इन दोनों में आर्टिकल 83(2) और 172(1) में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराएंगे। थोड़े बहुत परिवर्तन इनमें करने पड़ेंगे। और अभी जो चुनाव होते हैं, एक ही ईवीएम लोकसभा का चुनाव आया यूज कर ली गई और अगली बार विधानसभा का चुनाव जैसे 2024 में लोकसभा में वो यूज कर ली जाएगी। वही ईवीएम 2022 में हमने विधानसभा में देखा, वही ईवीएम यूज की गई लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आपको 2 अलग अलग ईवीएम यूज करनी पड़ेंगी। इससे ईवीएम 2 गुनी आपको तैयार करवानी होगी। हर 15 साल पे ईवीएम को बदलने का नियम होता है कि वो पुरानी ईवीएम बदल दीजिए, नई लाई। और हो सकता है कि इस स्थिति में आपको ज्यादा मात्रा में अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी पड़े। इनको यानी ईवीएम की रखरखाव और अन्य चीजों के लिए भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो इस पे करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर हो जाए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा, मान लेते हैं 2024 में सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी करा लिए गए, अभी यूपी ने 2022 में कराया था, 24 में फिर करा लिया। लेकिन मान लीजिए कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक उठापटक चलती रहती, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और अचानक कुछ ऐसी स्थिति आई कि सरकार न चल पाई। एक ही रास्ता बचता था, राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर देते थे और चुनाव करा लेते थे। तो क्या अब एक पर्टिकुलर राज्य, छोटे राज्यों में अक्सर ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई 2024 के चुनाव के 6 महीने 1 साल बाद, तो फिर एक बार फिर से सारे राज्यों और लोकसभा के चुनाव उसी के कारण से कराएंगे। ये तो अव्यवहारिक है और फुलिश टाइप का लगता है। तो क्या उसको अगले 4 साल के लिए फिर नहीं कराएंगे चुनाव? अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ परिवर्तन और करने पड़ेंगे संविधान में, वो बड़े कठिन हो जाएंगे। और अगर अगले 4 साल के अगर आप वहां नहीं कराते हैं तो एक बड़ी समस्या आएगी। भारत एक फेडरल स्टेट, हम बोलते हैं इसको यूनियन है, उसमें से खासतौर के साउथ के स्टेट और नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ के स्टेट जो हैं वो अपने अपने रीजनल कैरेक्टर पर थोड़ा जोर ज्यादा देते हैं। उत्तर भारत वालों में, खासतौर पे यूपी में इसका असर ज्यादा नहीं पड़ता है। उनके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं, कोई यूपी के हैं या एमपी के हैं या बिहार के हैं, क्योंकि बड़ा इलाका है तो इस तरीके का उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग जैसी चीज नहीं रहती। लेकिन सदर्न स्टेट्स में, जबकि तमिलनाडु कोई छोटा राज्य नहीं, बड़ा राज्य, लेकिन वहां एक रीजनल कैरेक्टर पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य, वहां एक रीजनल कैरेक्टर पाया जाता है। अगर आप 4 साल तक उनकी विधानसभाओं के चुनाव नहीं कराएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके मन में एक असंतोष जैसी स्थिति आ जाए। तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा इसी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि अगर हमने 2024 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए, साल भर के भीतर कोई विधानसभा भंग हो गई तो उसके चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। अगर आप कराएंगे तो एक ढंग से एक डिसिमिलैरिटी फिर से शुरू हो गई कि लोकसभा का अलग चुनाव हो रहा है, वहां विधानसभा का अलग समय हो रहा है। और क्या अगर नहीं कराएंगे, अब जाने दो लोकसभा के चुनाव तो किसको रोक रहे हैं, वो एकदम एब्सर्ड होगा, डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दी। इसका कोई समाधान पहले आप बताइए। बाकी चीजों में आपत्ति नहीं, लेकिन ये चीज जनता को समझने की जरूर है कि 4-4, 5-5 राज्यों के चुनाव अगर हर साल होते रहते हैं, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा जमीन पर रहती है, उनके अंदर एक थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता जो है वो नाराज हो जाए, इन 5 के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ हो जाए। ये थोड़ा डरे रहते हैं और इसका असर आपको देखने को मिलता है।
रही बात ये कि जिस तरीके से मुद्दे को जोड़ लिया जाता है कि चुनाव और बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट और विकास का सीधे संबंध है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 91 में हमने जब नई आर्थिक नीतियां शुरू की थी, वो एक गठबंधन पर चल रही सरकार थी, अल्पमत सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार, जो 1991 टू 96 चली। वो भारत के इतिहास की अकेली सरकार है जिसको लोकसभा में कभी भी बहुमत प्राप्त नहीं थी, कभी भी 272 सीट उसके पास किसी भी विश्वास या अविश्वास मत में, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसको नहीं मिली थी। और उसी ने नई आर्थिक नीतियां शुरू की जिसकी चमक दमक आपको डे बाय डे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। थोड़े से कुछ उदाहरण और, क्योंकि उदाहरण आपके सामने अगर नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी। इटली ने 70 साल में 77 प्रधानमंत्री देखे हैं, 70 साल में 77 प्रधानमंत्री, हर दृष्टिकोण से दुनिया के अग्रणी देशों में। सेम स्थिति जापान की भी। ब्रिटेन भी मार्गरेट थैचर के बाद बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी, उनके विषय में आप नेट पे पढ़िएगा। कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई वहां बहुत स्थायी सरकारें लगातार रही हैं, लेकिन उनका विकास बाधित नहीं हो रहा है। तो एक बार मन में इस पर भी जरूर विचार कर लीजिएगा कि हम ये करा ले रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन बीच में अगर डिसॉल्व हुई कोई विधानसभा तब क्या करेंगे, पहले इसका उत्तर दीजिए। दूसरा, क्या जरूरी है कि अगर एक छोटे से विधानसभा सीट का उपचुनाव हो, बाई इलेक्शन, जैसे कि घोषी में हुआ है, तो क्या जरूरी है कि सारे के सारे कैबिनेट, सारे के सारी पार्टी वहीं जाके टिक जाए? छोड़ दिया जाए जनता के विवेक पे, अपनी अपनी बात कैंडिडेट्स को कहने दी जाए? तो इस पे लगाम लगाई जाए या पूरा ये सिस्टम बदला जाए? अगर बदल भी लिया जाए तो क्या इसके रिजल्ट निकलेंगे? जब आप ऐसे लिखेंगे तो विचार की गंभीरता चलती है। व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कुछ भी कर दीजिए, कंपटीशन की लैंग्वेज अलग हो जाती, उसमें दिखना चाहिए कि इसने अध्ययन किया है और ये अध्ययन इसका जो है कुछ क्वेश्चन भी उठा रहा है।